आरक्षण 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 पर आप लगातार गालियां सुनते होंगे कुछ लोगों की कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण से कई लोगों को नुकसान है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक, और आज हमारे साथ हैं राहुल सोनपिंपले जी हैं जो आइस्का के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आइस्का यानी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, और इनका जो एसोसिएशन है वो हमेशा मांग करता रहता है कि प्राइवेटाइजेशन में जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो कितना ज़रूरी है। इसी पर हम लोग बात करेंगे। राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मूक नायक में। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी और सारी मूक नायक टीम का। हाँ, मैं पूछना चाहूँगी, आप लगातार डिमांड करते रहते हैं अपने एसोसिएशन के थ्रू और खुद से भी करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए, जबकि एक तरफ तो आरोप लगाए जाते हैं ऑलरेडी सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन है, अब प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल। तो देखिए, आरक्षण या रिजर्वेशन जो मसला है, भारत जैसे सोसाइटी में रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादातर जो बातें कही जाती है वो इल इन्फॉर्म्ड बातें होती है। यहाँ तक कि अभी तवलीन सिंह ने जो अपने आर्टिकल में लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, मैं कहूँगा वन ऑफ दी इल नैरेटेड और बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड आर्टिकल है रिजर्वेशन के बारे में। और केवल तवलीन सिंह की बात नहीं है, भारत में अगर आप 12 साल के एक अपर कास्ट के बच्चे को भी आरक्षण के बारे में पूछोगे कि शेड्यूल कास्ट के लिए या ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, और एक 84 साल के एक ओल्ड आदमी, एक बुजुर्ग को भी पूछोगे तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। क्योंकि आरक्षण एक तरीके से ना समझा हुआ, ना पढ़ा, बिना पढ़े हुए एक सोच बनाया हुआ अपर कास्ट ने आरक्षण के बारे में, और वो हमको बार बार नज़र में आती है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्पीयर में हो, मीडिया में हो, हर जगह पे हो। लेकिन पूरी दुनिया में, खास करके जो दुनिया को समझते हैं 19वीं सेंचुरी में, जिसको इनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं, जहाँ पे आइडिया आया कि दुनिया में जो दबे कुचले लोग हैं वो लोग दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो या बाकी और देश हो, तो उनके श्रम से किसी भी देश की वेल्थ क्रिएट होती है। किसी भी देश, उनके श्रम से, उनके लेबर से हर देश का एक वेल्थ क्रिएट होता है। जब भारत का वेल्थ क्रिएशन का हिस्ट्री कोई जानेगा तो ये जानेगा कि इस देश में सबसे बड़ा अपने लेबर से वेल्थ किसी ने क्रिएट किया है तो इस देश के SC ST OBC लोगों ने किया, जो इस देश का मेजॉरिटी है। अब जब इस देश का मेजॉरिटी वो है, तो बाबा साहब अभी जब आज़ादी के वक्त में जब जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश मांग रहे थे, वो एक केवल मॉरल स्टैंड नहीं था, वो ये भी स्टैंड था कि हमारा हिस्सा क्या। तो उन्होंने अपने हिस्से में पूरा देश मांगा मुसलमानों के लिए। बाबा साहब यही बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारा क्या, जो इस देश के लोग हैं, जो इतने सदियों से श्रम करते आ रहे हैं, जिनके श्रम पर आपका पूरा जीवन चलता है, इनका क्या। तो उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी। सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात के खिलाफ जब गांधी जाते हैं और पूरा देश एक तरीके से अपर कास्ट जो है इस देश का, खास करके बाबा साहब के खिलाफ खड़ा होता है, और केवल कांग्रेस ने, उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी अपने आप को प्रोग्रेसिव, और आज के जो राइट विंग जो अपने आप को हिंदूवादी मानते, सब बाबा साहब के खिलाफ खड़े हुए थे। तब भी बाबा साहब ने यही बात की कि हमारा हिस्सा क्या। तो उसके स्वरूप हमको पता है, पूना पैक्ट हुआ और रिजर्वेशन की एक तरीके से नई भूमिका वहाँ पर आई। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जिन लोगों ने अपने श्रम से किसी देश की वेल्थ क्रिएट की, उन लोगों के लिए एक वेलफेयर सिस्टम बनाया गया कि जो भी समाज में या देश में जो गरीब लोग रहेंगे उनको सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उनके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म खड़ा करेगी। इवन भारत के बहुत सारे हिंदू अपर कास्ट जब फॉरेन जाते हैं, US जाते हैं, UK जाते हैं, तो वहाँ के वेलफेयर सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं, बीइंग एशियन, कि हम लोग एशिया के लोग हैं, या कॉमनवेल्थ का जो बेनिफिट है इंग्लैंड में जाके वो लेते हैं कि हम एशियन है, हम इंडियन है, आपने हमको कॉलोनाइज किया था, वहाँ पे तक उनको ठीक लगता है। लेकिन इस देश में इतने सालों से जिन लोगों को कॉलोनाइज किया गया, जिन अपर कास्टों ने इस देश के लोअर कास्ट को कॉलोनाइज किया, जिन्होंने अपने श्रम से पूरा देश का एक वेल्थ क्रिएट किया, तो उनका हिस्से का क्या। तो उनके हिस्से का ये कि बाबा, तो रिजर्वेशन एक छोटा सा निगोशिएशन है, एक रिप्रेजेंटेशन का माध्यम है। आप अगर शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इसका मतलब ही नहीं शेड्यूल कास्ट अगर 20 करोड़ लोग हैं, सारे 20 करोड़ को नौकरी मिल गई सरकारी, ऐसा तो नहीं होता है। चुनिंदा कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन के नाम पे नौकरियां मिलती है। तो ये तो एक छोटा सा निगोशिएशन है रिजर्वेशन, और इस छोटा सा निगोशिएशन भी जो है पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया। तो मेरा तो रिजर्वेशन के बारे में ये कहना है, हमारे संगठन की ये भूमिका है कि रिजर्वेशन तो क्योंकि एक छोटा सा नेगोशिएशन है, हमने तो इस देश में, इस देश का जो वेल्थ है उसमें हिस्सा मांगना चाहिए।
और इस देश के अपर कास्ट को हमको थैंक यू करना चाहिए, इस देश के SC ST OBC को, कि हम इस देश में अपना वेल्थ का हिस्सा नहीं मांग रहे। मैं तो कहता हूँ आप रिजर्वेशन हटा दीजिए रिजर्वेशन। फिर हम इस, अगर आपका देश लोकतांत्रिक है तो हम इस देश की सरकार को पूछना चाहते हैं फिर आपके पास क्या मैकेनिज्म है। तो आइस्का इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा ही समझिए। नहीं, आइस्का की भूमिका यही है, हम ये सोचते हैं कि जब हमने आइस्का बनाया, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन बनाया, तो मेरे दिमाग में हमारे जो टीम के जो लोग हैं अभी अलग अलग स्टेट के पदाधिकारी है, तो सबके जहन में यही बात थी कि लोग यही पूछेंगे कि एक और नया संगठन क्यों। तो ये बहुत जायज़ सवाल लोगों की तरफ से था और हमारे तरफ से भी था, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अगर कोई बहुत ऑनेस्टली अभी शेड्यूल कास्ट के समाज का मूवमेंट समझता है या देखता है, तो हमें ये दिखता है कि हम सिंबॉलिक लड़ाई जीत चुके हैं, जो जिसमें बाबा साहब का बड़ा मूर्ति या दलितों के नाम पे बातें, ये सब हम जीत चुके हैं। जय भीम कहना कॉमन बन चुका है। हम सिंबॉलिक लड़ाई जीत चुके हैं, राजनीतिक लड़ाई हम हार चुके हैं, और जो लड़ाई हमने कभी छुई नहीं वो है इस देश की आर्थिक लड़ाई, खास करके दबे कुचले समाज की। बाबा साहब के जाने के बाद में कुछ समय तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने ज़मीन के मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी ज़मीन के मुद्दे की लड़ाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने दादा साहब गायकवाड़ और राजा भाऊ खोबरागड़े की लीडरशिप में लड़ी। लेकिन उनके जाने के बाद में भारत में जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक इशू है शेड्यूल कास्ट के, वो एक ठंडे बस्ते में डाले गए। और हम ये समझते हैं कि आज के इस दौर में जहाँ पे एक सो कॉल्ड न्यू मार्केट इकोनॉमी है, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा तबका आज एक अर्बन इकोनॉमी में चीप लेबर बन के बैठा हुआ है, जिसके लेबर के ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, आपके घर में झाड़ू पोछा होता है, आपका गैराज से लेके हर जगह एक सस्ते दाम में आपको मिलने वाला लेबर है। साथ ही साथ गांव में जो अभी भी लैंडलेस लेबरर है, जो ज़मीन पे काम कर रहा है, इस सब के मसले जो है वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाले गए हैं, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपने आप को बहुजन या और भी किसी नाम से पुकारते होंगे। तो हमारे संगठन की ये भूमिका है कि किसी भी समाज का जब इतना बड़ा तबका जब इस लाचारी में है, तो केवल और केवल एक आँख मूंद के बाबा साहब का गुणगान करना, अभी मेरे ख्याल से इस देश का कोई अपर कास्ट नेता भी होगा, किसी ने समझ लीजिए कि एक बड़ी मूर्ति बनाई, वो उससे भी बड़ी मूर्ति बना देगा। इलेक्शन के पहले हो सकता है कि बाबा साहब की और एक बड़ी मूर्ति आ जाए। तो हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई हम जीत चुके हैं, कि बाबा साहब को गली से दिल्ली तक की लाने की लड़ाई हम जीत चुके हैं। अभी वो लड़ाई हमारे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। अभी सबसे बड़ी लड़ाई है कि आपके समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, मेजॉरिटी तबका है, जो अपने रोजी रोटी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो आपके समाज की एक मजदूर औरत जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है, उसकी वल्नरेबिलिटी के खिलाफ कौन लड़ेगा? आपके बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाके उनको उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, सरकारी संस्थाएं खत्म हो रही है, वो सुसाइड कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठा हुआ है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका मुद्दा कौन उठाएगा? तो इस तरह आरक्षण से जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उनको हर संस्थान में। नहीं, हमारा तो जैसे मैंने कहा कि आरक्षण तो एक मिनिमम निगोशिएशन है। हम तो कह रहे हैं कि इस देश की वेल्थ में, इस देश की जो आर्थिक सत्ता है उसमें हमको हिस्सा चाहिए, लेकिन वो हिस्सा आप हमको देंगे नहीं। इसलिए हम आपसे छोटा बेसिक निगोशिएशन कर रहे हैं, वो ये है कि जब सरकारी संस्थाओं का आपने प्राइवेटाइजेशन किया, इसका मतलब आपने संवैधानिक जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट SC ST OBC के लिए था उसको भी खत्म किया, और साथ ही साथ उसको खत्म करते हुए आपने केवल वो नहीं किया, आपने ये भी किया कि वो जो फॉर्मल कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है वो केवल और केवल अपर कास्ट तक सीमित रखी। ये लोग कहते हैं कि वहाँ पर मेरिट की ज़रूरत रहती है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी है, चाहे वो यूरोप में या वेस्टर्न सोसाइटी में हो या इंडिया में भी हो, ज़्यादातर कॉर्पोरेट जॉब है वो नेटवर्क के कारण मिलते हैं। तो शर्मा जी का भतीजा, इस तरीके से अभी भी वो काम चलता है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट SC ST OBC और माइनॉरिटी के अगर लोग होते हैं, तो सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उस पोजीशन पे केवल और केवल अपर कास्ट को ही चुना जाता है। डाइवर्सिटी के नाम पे, जेंडर डाइवर्सिटी के नाम पे केवल और केवल अपर कास्ट औरतों को ही बेनिफिट हुआ है। शेड्यूल कास्ट की औरतों को और SC ST OBC की जो फीमेल है कैंडिडेट है, यदि उनके पास सेम क्वालिफिकेशन है, फिर भी उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये प्राइवेट तो है ही नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है बैंक से लोन जो लेते हैं आप, वो सरकारी बैंक का लोन है। जो ज़मीन आपको मिल रही है एक तरीके से लीज में या फ्री, वो सरकारी है। पानी से लेके संसाधन से लेके सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। आपका प्रोडक्शन एक चीप लेबर से हो रहा है, आपकी सर्विस डिलीवरी एक चीप लेबर से हो रहा है। तो प्राइवेट क्या है? प्राइवेट केवल और केवल आपका प्रॉफिट है,
और इस देश में जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, इस देश के बहुजन जिसको हम कहते हैं SC ST OBC, उनके कंजम्पशन से कमा रहे हो, लेकिन उसका फायदा केवल और एक टाइनी अपर कास्ट सोसाइटी को हो रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि ये छोटा निगोशिएशन आपको करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन आपको प्राइवेट सेक्टर में देना होगा, और यदि आप रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं देते हो तो इस देश में इकोनॉमिक अराजकता पैदा होगी, और इस देश का SC ST OBC सड़कों पे आएगा और आपको पूछेगा कि जब श्रम मैं कर रहा हूँ, आपका पैदा हुआ वाला प्रोडक्ट कोलगेट से लेकर सब कुछ मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्यों भूखमरी से मरूँ। जैसे लोग कहते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो लोग कहते हैं अगर इकोनॉमिक आंकड़े देखा जाए तो मुंबई की 70% GDP कम्स फ्रॉम स्लम एरिया। ये बात कहने के लोग कहते हैं, लेकिन अगर स्लम का व्यक्ति सड़कों पे आके कहे कि मेरा हिस्सा क्या, अगर 70% GDP है फिर भी मैं इस हालात में क्यों हूँ, जो मैं आपको 70% GDP अगर कमा के दे रहा हूँ, तो मेरा हिस्सा का, ये सवाल अगर वो पूछेगा तो आप उसे अराजकता की तरफ आप कहोगे कि लेके गया है। इसीलिए बेसिक निगोशिएशन कर रहे हैं हम हमारी संगठन की तरफ से एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं बेसिक निगोशिएशन के लिए कि दबे कुचले समाज के लिए आपको रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आपने भी कहा कि इतिहास तो बताता है कि कोई भी इस देश की पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दलितों के पक्ष में नहीं रही हुई है। सबके राज्य में दलितों पर अत्याचार हुए, सबके टाइम पे दलितों के हकों को मारा गया हुआ है। लेकिन मुझे ये कहना है कि क्योंकि और मैं समझता हूँ कि इस देश का लोकतंत्र एक लंगड़ा लोकतंत्र हमेशा से रहा हुआ, अभी से नहीं, एक लंगड़ा लोकतंत्र रहा है, कभी बहुत ही प्रभावशाली लोकतंत्र इस देश का नहीं रहा हुआ है। भला आप कितनी बात इस देश के लोकतंत्र की कह दें, मेरा ये कहना है, लेकिन किसी भी सरकार में एक बेसिक निगोशिएशन होना चाहिए। एक सरकार के पास एक सिविक सेंस होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। अभी की जो सरकार है, मुझे लगता है कि अगर हम आंकड़े को देखते हैं, खास करके जो आर्थिक आंकड़े शेड्यूल कास्ट के हैं, और साथ ही साथ इस देश में शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और उसके ऊपर जो बयानबाजी इस देश के सरकार के नेताओं की तरफ से होती है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार के पास सिविक सेंस भी नहीं है कि वो इस देश के दबे कुचले समाज के साथ ये बात कर सके कि हम आपके लिए खड़े हैं। वो चाहे वो केवल और केवल एक जो मीडिया का लिपापोती करना होता है कि कभी वापस आपका नाम ले लिया या किसी दलित को कुछ बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, टोकनिज्म कर दिया, वो हाथ तक वो ठीक है, इसके पहले की सरकारों ने भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई सरकार होनी चाहिए जो एटलीस्ट, हमको पता है आप कुछ बड़ा करने वाले हो इस देश में SC ST OBC के लिए। इस देश की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, ज़्यादातर अपर कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टीज है, हमको यकीन है, अंदर से यकीन है कि आप कुछ बड़ा रेडिकल हमारे लिए नहीं करने वाले हो। लेकिन हम आपसे एक मिनिमम आशा रखते हैं कि मिनिमम आप जो है कुछ करें। मिनिमम क्या है? मिनिमम ये है कि हम जैसे कह रहे हैं कि हमारा अगर SC ST OBC का प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपने सारे खातों को, सारे सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया है, और प्राइवेटाइज करके किसी ब्राह्मण बनियों के हाथ में, किसी मराठों के हाथ में कोऑपरेटिव दे दिया, कम्मा और रेडियो के हाथ में पूरा सॉफ्टवेयर, और बाकी साउथ इंडिया में आपने बिजनेस दे दिया, नॉर्थ इंडिया में बनियाओं के पास दे दिया। हम कहाँ है? क्या आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन में जब रिजर्वेशन होगा तो उससे कुछ फायदा मिलेगा, या वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग बैठे हैं वहाँ पर वो उन लोगों को आने देंगे? क्योंकि नॉट फाउंड सुटेबल, ये 3 उसमें पूरा फुल फॉर्म भी नहीं लिखते, NFS लिख देते हैं। तो आपको लगता है वहाँ पे वो लोग पहुँच पाएंगे और इससे कुछ फायदा होगा? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल एक पॉलिसी के रूप में नहीं तो कानून के रूप में स्थापित हो। साथ ही साथ हमारी ये भी डिमांड है कि जो बैकलॉग सीटें हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट को नॉट फाउंड सूटेबल बना के वो सीट जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करके एक हिंदू अपर कास्ट को दी जाती है, तो हमारा यही कहना है कि कानून बने कि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, 17% या किसी ट्राइब के लिए 7-7.5% आपने रिजर्वेशन सुनिश्चित किया है, तो एक कानून बने कि वो सीटों के ऊपर केवल और केवल उन्हीं को ही रिक्रूट किया जाएगा। और ये जो नॉट फाउंड सूटेबल है, ये अपर कास्ट का इन्वेंशन है, इस देश में अपर कास्ट का इन्वेंशन है, ताकि वो पूरे मेजोरिटी से अपर कास्ट को अपने यूनिवर्सिटी में, अपने दफ्तरों में, अपने हर जगह पे रख सके। तो उसका तो कोई, मैं कह रहा हूँ कि वो तो कोई डिबेट ही नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानूनी स्वरूप से, चाहे जैसे हम रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जो डिमांड कर रहे हैं, तो केवल इतना नहीं कह रहे कि पॉलिसी लेवल पे होना चाहिए, हम ये कह रहे कानूनी रूप से होना चाहिए कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, अगर वहाँ पे हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन कानूनी रूप से सुनिश्चित होना चाहिए, किसी अपर कास्ट की मर्जी से नहीं कि किसी अपर कास्ट को कहा कि मैं जो हूँ बड़ा प्रोग्रेसिव इंसान हूँ तो मैं किसी दलित को नौकरी दूंगा, वैसे नहीं, कानूनी रूप से वो कानून, इस देश का कानून कहना चाहिए कि आपको उसको रिक्रूट करना ही पड़ेगा। और हम थोड़ी ये कहें कि आप दलितों में नॉन मेरिटोरियस लोगों को रिक्रूट कीजिए कि दलितों में, और ये अगर आप ये कह रहे हो कि दलितों में मेरिट नहीं है तो फिर तो आप बड़े अंधे बैठे हुए हैं। कि हम ये देखते हैं कि दूर दराज से आया हुआ लड़का
एक दुबे का लड़का जो घी खा के आता है और एक गरीब दलित लड़का जो खेतों में मजदूरी करके आता है, फिर भी वो आपके IIT में आके आपकी क्रैक करता है अगर आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेरिट उसमें है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो हम लोग अपने जब से 7वीं स्टैंडर्ड से जब जीवन संभाले तब से हम अपने 2 वक्त की रोजी के लिए काम किए हैं। लेकिन जब भी हमने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, हमको अपर कास्ट से हो सकता है 2 नंबर कभी कम आए कभी ज़्यादा भी आए। तो ऐसे शेड्यूल कास्ट के जब मैं पढ़ता था तो ऐसे हर बार होता था, लेकिन जो सुविधा उनको मिलती थी, जो रिस्पेक्ट उनको समाज में मिली, जो हमको कभी नहीं मिली, कि हमको कभी किसी ने कहा कि नहीं, हम नौकरी भी करने गए तो हमको पूछा कि आपकी जात क्या है, तभी आपको घर देंगे, और अभी भी होता है। तो जब इतना सारा चीज़ करने के बावजूद भी अगर कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा मेंटली हरास होके, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होके, सब कुछ चीज़ करके अगर IIT, IIM और बाकी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, नौकरी कर सकता है अपनी जात छुपा के, तो वो शेड्यूल कास्ट के नाम पे आरक्षण लेके आपके यहाँ भी जॉब कर ही सकता है। और मैं कहता हूँ कि इस देश में अगर आप कहते हो कि SC OBC के पास मेरिट नहीं है, तो आप हमें बताइए, इस देश की ज़्यादातर सरकारी संस्था इस देश के हिंदू अपर कास्ट के हाथ में है। इस देश की सेना से लेके इस देश की आर्थिक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट सब आपके पास कंट्रोल में है। इस देश का एजुकेशन स्टेटस क्या है, इस देश की आर्थिक हालत क्या है? अगर ये सवाल आपको पूछे तो कहाँ गया आपका मेरिट? आपके खुद के मंत्री आप पर भरोसा नहीं करते, विदेश में इलाज करने जाते हैं, तो इस देश के अपर कास्ट जो मेरिटोरियस डॉक्टर है वो कहाँ गए? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, मुझे लगता है कि ये जो डिस्कोर्स है पूरा मेरिट का और अपर कास्ट का, ये अपर कास्ट का एंग्जाइटी है, अपर कास्ट का एक साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी है, और ये एक तरीके से उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। अभी उसके बिना वो जी नहीं सकते। मैं समझता हूँ उसको, तो मैं बहुत महत्व भी नहीं देता, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बिकॉज नो अपर कास्ट, यू विल फाइंड हार्डली एनी सिंगल अपर कास्ट हु विल आर्ग्यू अगेंस्ट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या उससे जुड़े हुए लोगों ने आपको अप्रोच किया है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है राहुल या आयस्का के पास आए हों कि ये बहुत अच्छा है, अगर हमारी पार्टी बनी या हम इसमें सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट दिखाया? नहीं, इस देश की बेसिकली द सैड थिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी यही है कि इस देश में जब तक, मैंने कहा, दलितों का मुद्दा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी उठाना चाहती है जब वो मर गया है और उसकी लाश ठंडी हो गई है। तो जब तक दलित अपने जिंदा रहने के सवालों पे सवाल उठाता है, तब तक उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी बात भी नहीं करेगी, ना आपको कोई उसके बारे में वो इम्पोर्टेंस देगी। तो हमें उस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच नहीं किया, ना हमारे समाज के जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो शेड्यूल कास्ट के दलितों के नाम पे लोगों के बीच में जाके वाहवाही लूटते हैं, ना उन्होंने कोई अप्रोच किया। हमको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस देश के अभी जो है नौजवानों से, जो इस मुद्दों को समझते हैं, जो जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम अभी ग्राउंड बेस खास करके महाराष्ट्र में काम शुरू किए और बाकी अन्य स्टेट में हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो इस देश का जो मजदूर तबका है, जो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट समाज से है, उनके तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट मिला हुआ है। हमारे साथ राहुल सोनपिंपले थे, और आपको राहुल की बातों से पता चल गया होगा, जो लोग आरक्षण को गाली देते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि राहुल ने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं कि आरक्षण इस देश में क्यों ज़रूरी है। और जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बैंक तब्दील हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में, क्यों ज़रूरी है प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन होना, क्यों वहाँ पर भी सब तरह के लोग होना ज़रूरी है। तो इन सभी सवालों का आपको इस वीडियो में ज़रूर जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको हमारा काम, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग ऐप पर भी आ गए हैं, तो द मूक नायक का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको नई नई अपडेट मिलेंगी मूक नायक से जुड़ी हुई। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।